हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल के बारे में, जो इस चैप्टर का फर्स्ट वर्ड है बेसिकली सेल साइकिल। देखो साइकिल क्या होता है, अगर कोई इवेंट जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे आकर एंड होता है उसी को बोलते हैं साइकिल। सेल जो है वो भी एक साइकिल को फॉलो करती है। अगर मैं आपके सामने लिखूं व्हाट इज सेल साइकिल, तो मैं लिखूंगा टोटल इवेंट्स विच इज हैपेंड इनसाइड लाइफ स्पेन ऑफ ए सेल। एक सेल का जितना लाइफ स्पेन है, जितना जीवन काल है, उसके अंदर जितनी भी घटनाएं घटती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन सब को मिला के क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। सेल अपनी लाइफ में क्या करता है? सेल सबसे पहले ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद वो अपना डिवीजन करता है, जिसे सेल डिवीजन बोलते हैं। इस ग्रोथ फेज और सेल डिवीजन के फेज को मिला के क्या बोला जाता है? सेल साइकिल बोला जाता है। तो इस सेल साइकिल के दो कंपोनेंट होते हैं, मैं आपको ऐसा समझा सकता हूं। एक तो होता है ग्रोथिंग फेज या फिर ग्रोथ फेज, जिसमें सेल क्या करती है? ग्रोथ करती है। एक होता है इसका डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज के अंदर एक सेल दो या चार या उससे भी अधिक डॉटर सेल्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो सेल साइकिल के अंदर दो इवेंट आते हैं बेसिकली, ग्रोथ फेज और डिवाइडिंग फेज। अगर मैं इनके नाम बताऊं आपको, तो ग्रोथ फेज को बोला जाता है इंटरफेज। क्या बोला जाता है? इंटरफेज। और डिवाइडिंग फेज को ही बोला जाता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज और इंटरफेज, ये दो फेज के नाम रखे गए हैं। ग्रोथ फेज का नाम क्या है? इंटरफेज है, और डिवाइडिंग फेज का नाम क्या है? माइटोटिक फेज है बेसिकली। अगर मैं बात करूं आपके सामने सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम, एक सेल अपना साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं, उन अलग अलग सेल्स के अलग अलग सेल साइकिल के टाइमिंग होते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं आपके सामने, अगर मैं लिखूं ह्यूमन का सेल, तो ह्यूमन का एक नॉर्मल सेल 24 आवर्स के अंदर अपनी सेल साइकिल को कंप्लीट करता है। एग्जांपल के लिए, अगर आज 12 बजे कोई सेल बना है सेल डिवीजन के थ्रू, तो वो अगले दिन के 12 बजे तक ग्रोथ भी करेगा और डिवाइड भी करेगा अगले सेल्स के अंदर। अगर सेल अभी अभी बना है तो वो इसी टाइम पे अगले दिन तक अपने नए सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 12 बजे अगर सेल बना है तो 12 से लगभग अगले दिन के 11 बजे तक तो वो ग्रोथ करेगा, और अगले 1 घंटे में क्या कर लेगा? वो डिवीजन करके नए सेल को बना लेगा। ये चीजें और क्लियर होगी अभी आगे। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, तो मैं बात करूंगा यीस्ट सेल के बारे में। यीस्ट एक फंजाई होता है बेसिकली। इसका जो सेल होता है वो 90 मिनट लेता है अपने सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और एक और एग्जांपल दिया जाता है बैक्टीरियल सेल का। बैक्टीरियल सेल, और एक टिपिकल बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई, जिसका पूरा नाम है इस्चर्चिया कोलाई। इस बैक्टीरिया की सेल साइकिल को कंप्लीट होने में 20 मिनट का टाइम लगता है, ओनली 20 मिनट। तो यानी कि अलग अलग सेल्स में सेल साइकिल के कंप्लीट होने का जो टाइम है वो भी अलग अलग होता है। क्या मैं इतना आपको समझा पा रहा हूं? इतना ही नहीं, ये जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है ये वेरी करता है किसके साथ? वेरीज विथ ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ ये क्या करता है? वेरी करता है। उसके अलावा एक लाइन और लिखता हूं मैं, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑल्सो वेरीज विथ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे ह्यूमन, मैं भी एक ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे जो माइंड के सेल है उनका टाइम ड्यूरेशन अलग होगा सेल साइकिल को कंप्लीट करने का, और मेरे जो हैंड के सेल्स है उनका भी टाइम ड्यूरेशन सेल साइकिल को कंप्लीट करने का अलग हो सकता है माइंड के सेल से।
यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू में भी वेरी करता है और ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है जो सेल साइकिल का टाइम है। तो सेल साइकिल की जो प्रोसेस है, पूरा इवेंट है, इसको दो फेज में डिवाइड करते हैं हम, इंटरफेज और माइटोटिक फेज के अंदर। सेल साइकिल एक बहुत बड़ी टाइमिंग हो सकती है जैसे 24 घंटे, सेल साइकिल बहुत ही कम टाइमिंग भी हो सकती है जैसे 20 मिनट। इन टाइमिंग में से जो मैक्सिमम टाइम लगता है सेल साइकिल में वो लगता है इंटरफेज में। मोर देन 95% टाइम लग जाता है इंटरफेज के अंदर, और डिवाइडिंग या माइटोटिक फेज के अंदर लेस देन 5% टाइम ही लगता है। यानी कि एक सेल को ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जबकि डिवाइड वो बहुत ही कम टाइम के अंदर ही कर जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम नीट के एग्जाम की तैयारी तो 2-3 साल तक करते हैं, लेकिन एग्जाम कितने समय में होता है? केवल 3 घंटों में। यानी कि एग्जाम होने का जो टाइमिंग है वो बहुत कम है, लेकिन तैयारी करने का जो टाइम है, सेल डिवीजन की तैयारी करने का जो टाइम है वो बहुत बहुत ज्यादा है, 95% से भी ज्यादा है। आई होप इट इज क्लियर, प्लीज नोट दिस देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको इरेज करते हैं। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं सेल साइकिल के इवेंट्स के बारे में। अगर मैं सेल साइकिल को समझाऊं आपके सामने तो इसके अंदर दो फेज आते हैं बेसिकली। एक आता है इंटरफेज, इसका नाम क्या है? इंटरफेज। एक आता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को शॉर्ट में बोला जाता है एम फेज। शॉर्ट फॉर्म एम का मतलब क्या है? यहां पे माइटोटिक है। इंटरफेज और माइटोटिक फेज। जो इंटरफेज होता है इसके अंदर सेल तैयारी करती है डिवीजन करने के लिए, और जो माइटोटिक फेज होता है इसके अंदर सेल एक्चुअली में क्या करती है? डिवाइड करती है। सेल को तैयारी करने में जो टाइम लगता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। यहां पर जो टाइम लगता है वो मोर देन 95% होता है, जबकि यहां पर लेस देन 5% टाइम में ही डिवीजन हो जाता है। अगर मैं बात करूं इंटरफेज को और क्या क्या नाम देते हैं, तो इसको, क्योंकि यहां पे सेल डिवीजन की तैयारी होती है, तो इसी को बोला जाता है प्रिपरेटरी फेज भी इसी को बोला जाता है ना। इसी को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्हें लगा था कि इस फेज के अंदर सेल तो कोई काम कर नहीं रहा है, डिवीजन तो इसमें हो रहा है, इसमें सेल रेस्ट कर रहा होगा, तो इसको नाम दे दिया रेस्टिंग फेज। लेकिन बाद में पता चला कि ये फेज एक्चुअली में मोस्ट एक्टिव फेज होता है किसी भी सेल का। यहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, तो इसको ग्रोथ फेज भी बोला जाता है। इसको ग्रोथ फेज भी बोला जाता है। ये जो माइटोटिक फेज है इसको डिवाइडिंग फेज बोल सकते हैं, डिवाइडिंग फेज। तो ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए इंटरफेज और माइटोटिक फेज के, और टाइमिंग मैंने आपको बता दी कितनी कितनी लगती है। ये जो इंटरफेज होता है इसमें भी फर्दर और कैटेगरीज होती है। इसको बांटा जाता है G1 स्टेट के अंदर, इसको बांटते हैं S के अंदर, और इसको भी बांटते हैं G2 स्टेट के अंदर। यानी कि इंटरफेज के अंदर होने वाले इवेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, G1, S और G2। G1 का मतलब होता है गैप पीरियड फर्स्ट बेसिकली, और G2 का मतलब ऐसा ही क्या हो जाएगा? सेम गैप पीरियड सेकंड हो जाएगा। S का मतलब होता है सिंथेसिस। क्या होता है? सिंथेसिस। और सिंथेसिस का मतलब ही होता है बनाना, फॉर्म करना, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना। यहां पे किसी ना किसी सब्सटेंस को बनाया जाएगा, और वो सब्सटेंस किसी भी सेल के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए उसी के फेज को नाम क्या दे दिया? सिंथेसिस नाम दे दिया बेसिकली। देखो सबसे पहले क्या होता है सेल साइकिल में? इंटरफेज होता है। इंटरफेज के अंदर ये सीक्वेंस में इवेंट्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है? माइटोटिक फेज होता है। अगर मैं आपके सामने लिखूं सबसे पहले क्या होता है किसी भी सेल साइकिल के अंदर, तो सबसे पहले G1 होगा,
उसके बाद क्या होगा, एस फेज होगा, उसके बाद क्या होगा, G2 फेज होगा, और उसके बाद क्या होगा, M फेज होगा। तो ये सीक्वेंस है इवेंट्स का। सेल साइकिल के अंदर किस सीक्वेंस में इवेंट्स फॉलो होते हैं, इस सीक्वेंस में फॉलो होते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूं इनमें से सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है, तो G1 जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद S, उसके बाद G2 और उसके बाद M। सबसे छोटा फेज कौन सा है, M फेज या फिर माइटोटिक फेज है। सबसे बड़ा फेज कौन सा है, G1 फेज है। और ये बेसिकली ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया कौन कितना बड़ा है। इंटरफेज के अंदर 95% से ज्यादा टाइम लगता है और माइटोटिक के अंदर लेस देन 5% टाइम लगता है। अगर मैं आपको समझाऊं कि जीवन के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या घटनाएं होती है, एस के अंदर क्या होता है, G2 के अंदर क्या होता है, तो इन सब को मैं समझाऊंगा आपको। तो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो आई होप यू नोटेड इट वेरी वेल। इसको इरेज करते हैं हम और समझते हैं इवेंट्स क्या क्या होते हैं आखिर इन G1, S, G2 और M के अंदर। अगर मैं एक सेल साइकिल का फ्लो चार्ट बनाऊं आपके सामने, तो अभी देखना कैसा बनाते हैं हम। सपोज दिस इज ए कंप्लीट सेल साइकिल। इसको हम एक सेल साइकिल की तरह ड्रॉ करते हैं। यहां पे इसका सेंटर बनाते हैं और ये जो है पूरा, ये इसको हम मार्क करेंगे इंटरफेज की तरह। ये जो इधर का साइकिल है ये इसे क्या बोलेंगे, इंटरफेज, और ये जो साइकिल है इसे क्या बोलेंगे, एम फेज बोलेंगे बेसिकली। एक बार लिख लेते हैं ये नाम भी। इसको क्या बोल रहे हैं हम, इंटरफेज बोल रहे हैं। इंटरफेज यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये इंटरफेज है सारा यहां तक, ये क्या है बेसिकली इंटरफेज है। और ये जो है बीच में इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम फेज या फिर माइटोटिक फेज बोल रहे हैं। इंटरफेज को भी हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, G1, S और G2। तो हम G1 को ड्रॉ करते हैं। G1 को कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। ये जो साइकिल है ये क्या है, G1 है, गैप पीरियड 1 है। थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ करता हूं मैं कुछ इवेंट्स को, जैसे कि G2 को हम ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे। ये G1 है, ये क्या है, S है, तो ये क्या हो जाएगा, G2 हो जाएगा ऑब्वियसली। इस फेज का नाम ही क्या है, ये फेज है G2। ठीक है, तो सेल साइकिल का ये एक फ्लो चार्ट है। चाहो तो ऊपर हेडिंग भी आप लिख सकते हो, सेल साइकिल। सेल साइकिल कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। सबसे पहले सेल, सबसे पहले की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये इवेंट जब खत्म होगा तो ये शुरू हो जाएगा, इसके खत्म होते ही ये, इसके खत्म होते ही वापस ये, और इसके खत्म होते ही वापस ये। तो ये लगातार इसी सर्कल में चलता रहता है, इसलिए ये इवेंट्स कभी भी रुकते नहीं है किसी सेल के अंदर। अगर मैं आपको समझाऊं G1 सबसे बड़ा होता है, तो ये क्यों होता है, इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स आखिर होते हैं, तो मैं लिखता हूं आपके सामने G1 में होने वाले इवेंट। ये सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर होती है मैक्सिमम ग्रोथ। क्या होती है इसके अंदर, मैक्सिमम ग्रोथ इसी के अंदर होती है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन, सारे सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो जाते हैं। डुप्लीकेट का मतलब होता है 1 से 2 बन जाना। जैसे गोल्जी बॉडी है, ये एक ही सेल है, इसके अंदर गोल्जी बॉडी एक ही है। अगर इसको 2 सेल में डिवाइड होना है तो गोल्जी बॉडी को पहले 2 करना पड़ेगा ना। जैसे किसी घर का अगर डिवीजन करते हैं तो घर के सामान को भी पहले डबल करना पड़ेगा, तभी तो आधा सामान इधर और आधा इधर कर पाओगे। अगर सेल को भी डिवाइड करना है तो इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल को डबल किया जाता है, जो कि किस फेज में होता है, G1 फेज में होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल डबल नहीं होते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है वो डबल नहीं होते हैं। मैक्सिमम ग्रोथ या फिर मैक्सिमम ऑर्गेनेल्स यहाँ पे डबल हो जाते हैं। तो फिर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहां पे डबल होते हैं, ये होते हैं G2 में। यहां पे हम लिखेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन। अगर आप मुझसे पूछो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो ये यहाँ पे डबल होंगे। बाकी ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब कहां पे डबल हो जाएंगे? जीवन में ही डबल हो जाएंगे। थोड़ी सी बात करते हैं एस फेज की साथ में ही। एस का मतलब ही होता है सिंथेसिस। यहाँ पे बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? यहाँ पे डीएनए को बनाया जाएगा। तो यहाँ पे होता है डीएनए डुप्लीकेशन। यहाँ पे क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेशन। क्योंकि डीएनए के अंदर हिस्टोन भी होता है, तो हिस्टोन भी यही बनेगा, हिस्टोन डुप्लीकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन डुप्लीकेशन भी होता है। इन दोनों से मिलकर क्रोमेटीन बनता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहां पे क्या होता है? क्रोमेटीन का डुप्लीकेशन होता है। कह सकते हो ना? बिल्कुल कह सकते हो। तो ये फेज कौन सा है? एस फेज है बेसिकली। क्रोमेटीन का डुप्लीकेशन भी यही होता है। लेकिन क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं ना, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। एक्चुअली में यहाँ पे क्रोमोसोम बनता ही नहीं है, यहां तो क्रोमेटीन ही रहता है, क्योंकि क्रोमेटीन ही क्रोमोसोम बनाएगा, लेकिन वो एम फेज में बनाएगा। अभी तक यहाँ पे क्रोमेटीन ही रहता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नॉट अपीयर, क्रोमोसोम अभी दिखते ही नहीं है। ये सब डबल हो जाते हैं। क्या डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है? क्या हिस्टोन भी न्यूक्लियस के अंदर है? और क्या क्रोमेटीन भी न्यूक्लियस के अंदर है? यानी कि ये तीनों इवेंट कहां पे हुए हैं? न्यूक्लियस के अंदर हुए हैं। अगर पूछा जाए कि साइटोप्लाज्मिक इवेंट विच इज अकर्स ड्यूरिंग एस फेज या सिंथेसिस फेज, तो सिंथेसिस फेज के अंदर साइटोप्लाज्म में होने वाला एक ही इवेंट है, जिसे बोलते हैं सेंट्रियोल। जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। यहाँ पे सेंट्रियोल जिससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, वो क्या हो जाता है? डुप्लीकेट हो जाता है। अगर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस फेज में हुआ है, तो एस फेज के बाद क्या होना चाहिए? सेंट्रियोल क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किसके बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां बनता है? G2 फेज में बनता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन कहां होता है? G2 फेज में होता है। आई होप इट इज क्लियर। अगर डीएनए यहां पर बना है, तो क्या डीएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजन बेस, इनका फॉर्मेशन कहां पर होगा? इनका फॉर्मेशन जीवन में होगा या नहीं? अगर हिस्टोन यहां पे बना है, तो क्या एमिनो एसिड फॉर हिस्टोन प्रोटीन ये कहां पे बनेंगे? जीवन फेज में बनेंगे या नहीं? जीवन फेज में इसके अलावा बहुत सारे आरएनए, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारी एटीपी एनर्जी यहां पे बना ली जाती है, फॉर्म्ड। यहां पे इन सब का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। इसीलिए ये सबसे बड़ा फेज है, ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा फेज है। तो ये इवेंट्स होते हैं सेल साइकिल के अंदर, जिनको हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझा है। हालांकि इनको डिटेल में लिखेंगे जब हम इस चैप्टर के नोट्स लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी एनर्जी बनती है, इसलिए इंटरफेज को एनर्जी फेज भी बोला जाता है। इसी इंटरफेज का दूसरा नाम क्या है? एनर्जी फेज नाम है। इंटरफेज के नाम हमने लिखे थे 2-4, वहां पे आप एनर्जी फेज नाम भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं एम फेज की बात करूं, तो इसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं 2 स्टेप्स के अंदर। इसमें एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। यहां पे मैं लिखता हूं, ये जो पार्ट हमने लिखा है, ये लिखा है कैरियोकाइनेसिस के लिए, और ये पार्ट जो हमने लिखा है, ये लिखा है साइटोकाइनेसिस के लिए। देखो, कैरियो वर्ड का मतलब ये होता है न्यूक्लियस, यहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और साइटो का मतलब ये होता है साइटोप्लाज्म, तो यहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा बेसिकली। कैरियोकाइनेसिस स्टेप को फर्दर डिफरेंट स्टेप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, इसमें प्रोफेज आता है, इसमें मेटाफेज भी आता है, प्रोफेज मेटाफेज, इसके अंदर एनाफेज भी आता है, इसके अंदर टीलोफेज भी आता है। तो ये 4 इवेंट किसमें होते हैं? कैरियोकाइनेसिस के अंदर होते हैं। जो साइटोकाइनेसिस है, इसके अंदर कोई इवेंट नहीं होते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस अलग अलग मेथड से होता है। प्लांट के अंदर प्लेट मेथड से होता है, और एनिमल के अंदर फ्रो या फिर ग्रो मेथड से होता है, जिसकी बात हम डिटेल में करेंगे बेसिकली। अभी आप इतना समझिए कि कैरियोकाइनेसिस के कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप को अगर आप चाहें तो हम यहां भी लिख सकते हैं,
कुछ ऐसे। ये क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और ये क्या है, टीलोफेज। और ये क्या होगा, या तो अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पे प्लेट मेथड होगा, अगर एनिमल सेल है तो यहाँ पे क्या होगा, फुरो मेथड होगा। जब हमने प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस समझे थे तब भी इन वर्ड्स के बारे में बात की थी। अब वो टाइम आ चुका है कि इन वर्ड्स को हम डिटेल में समझे इस चैप्टर के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस सेल साइकिल को अच्छे से ड्रॉ करेंगे और हर एक इवेंट को इसी फ्लो चार्ट में लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ज्यादातर चीजें एक ही पेज पे लिखी हुई रहे और रिवीजन करना बहुत ही इजी हो जाए। यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। एक चीज स्टूडेंट्स जो मैं आपको यहीं पे और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये एक नॉर्मल सेल साइकिल है जिसमें पहले G1 आता है, फिर GS आता है, फिर G2 आता है, फिर क्या आता है, M फेज आता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि सेल इस सेल साइकिल को छोड़ना चाहती है, यानी कि वो इस डिवीजन के फेज में बार बार एंटर होना ही नहीं चाहती, वो एक परमानेंट काम करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि सेल आलसी हो गई है, सेल काम तो करेगी लेकिन वो अपना एक स्पेशल काम करेगी। जैसे आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में सुना होगा, वो डिवाइड नहीं करते हैं टिश्यू, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, इसलिए उन्हें वस्कुलर टिश्यू बोला जाता है, जो कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट नहीं है। बेसिकली ये डिवाइड कर रहे हैं इसलिए इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट मानते हैं। जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं उसे बेसिकली नॉन मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का पार्ट मानते हैं। तो अगर किसी सेल को सेल साइकिल को छोड़ना है, एग्जिट करना है, तो वो जीवन के फेज में जाने के बाद उस फेज में जाती है जिसे बोलते हैं G0 फेज। बेसिकली इस G0 फेज के अंदर क्या होता है, सेल एग्जिट्स सेल साइकिल। इस सेल साइकिल को छोड़ चुकी होती है सेल, बट सेल पैसिव नहीं हो जाती, वो काम अभी भी कर रही होती है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव, यहां पे सेल क्या रहती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। ये जो G0 फेज है ये टेम्पररी भी हो सकता है, टेम्पररी और परमानेंट। अब इस टेम्पररी और परमानेंट का मतलब क्या है, टेम्पररी का मतलब तो है कुछ सेल G0 में जाते हैं लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वो वापस S के अंदर भी आ जाते हैं, उसे तो बोलेंगे टेम्पररी G0 फेज। अगर कोई सेल G0 में जाने के बाद वापस S में नहीं आ पा रहा तो उसे क्या बोलेंगे, परमानेंट G0 फेज बोलेंगे। इसी G0 फेज को क्वाइस्ट स्टेट भी बोलते हैं। प्लीज वर्ड को ध्यान से नोट करना, क्वाइसेंट स्टेज भी इसी को बोला जाता है। इस फेज का नाम है ये बेसिकली, जैसे G1 का नाम है, S का नाम है, G2 का नाम है, उसी प्रकार G0 का नाम क्या है, क्वाइस्ट स्टेट है ना। अगर मैं बात करूं कि इस G1 के बाद में क्या आ रहा है, G0 आ रहा है। अगर कोई सेल G1 को पार कर जाता है, S के अंदर एंटर कर जाता है, तब तो उसे सेल डिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर G1 के अंदर है सेल तब वो सेल डिवीजन कर भी सकता है और G0 में जाकर सेल डिवीजन को रोक भी सकता है। अगर S में एंटर हो गया है कोई सेल तो उसे सेल डिवीजन करना ही पड़ेगा। तो सेल डिवीजन करना है या नहीं करना है, इस बात का डिसीजन कौन से फेज में लिया जा रहा है, G1 में लिया जा रहा है। तो हम यहां पे लिखते हैं डिसीजन फॉर सेल डिवीजन। डिसीजन भी कहां पे लिया जा रहा है, G1 फेज के अंदर ही लिया जा रहा है। तो ये बात भी आप नोट कर सकते हो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको समझाऊं कि G1, S और G2 के कुछ और नाम भी रखे जाते हैं, मैं वो लिखता हूं आपके सामने। क्या आप देख पा रहे हो कि G1 जो है वो M फेज के बाद में आता है, बाद के लिए लिखते हैं पोस्ट, तो इसका नाम होता है पोस्ट माइटोटिक फेज। आप ये देख पा रहे हो कि जो G1 फेज है वो S से पहले आ रहा है, पहले को बोलते हैं प्री, तो इसी का नाम रखा जाता है प्री सिंथेटिक फेज। इसको पोस्ट माइटोटिक फेज या प्री सिंथेटिक फेज बोल सकते हैं। इस S का नाम तो सिंथेटिक फेज है ही बेसिकली। G2 के कुछ नाम और रखे जाते हैं, क्या ये S के बाद में आ रहा है, बाद में को बोलते हैं पोस्ट, S के बाद आ रहा है इसलिए पोस्ट सिंथेटिक फेज, इसी को बोल सकते हैं।
क्या ये एम से पहले आ रहा है? पहले को बोलते हैं प्री, तो प्री माइटोटिक फेज भी इसी का नाम है। तो ये कुछ और नाम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए इसी सेल साइकिल के फ्लो चार्ट के बेसिस पे। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इंटरफेज के अंदर 95% टाइम लग जाता है सेल साइकिल का, और क्यों केवल 5% से भी कम टाइम में ये जो है एम फेज इसका कंडक्शन होता है, इसका टाइमिंग होती है, ड्यूरेशन होता है बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया है। यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एनसीईआरटी की कुछ लाइन समझते हैं जो सेल साइकिल के बारे में लिखी गई है। सबसे पहले लिखा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये इवेंट का एक सीक्वेंस है, बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब है क्रोमेटिन, बेसिकली डीएनए। इस इवेंट्स के अंदर क्रोमेटिन क्या होता है? डबल होता है। कहां पे होता है? एस फेज में। इतना भी समझा चुका हूं आपको। सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, सेल के जो घटक है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो भी डबल होते हैं। यानी सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, गोल्जी बॉडी है, ईआर है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, मॉलिक्यूल है, वो सब क्या होते हैं? डबल होते हैं। इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, ये 2 में भी डिवाइड हो सकता है और ये 4 में भी डिवाइड हो सकता है। एनसीईआरटी में केवल 2 लिखा गया है, बट यहाँ पे 4 भी होना चाहिए था। ये 4 में भी डिवाइड होता है, जिसको मियोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं, हम डिटेल में समझेंगे। इसी इवेंट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपके सामने समझाई है मैंने, क्लियर होनी चाहिए आपको। आगे लिखा गया है हीस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू सेल साइकिल इन 90 मिनट्स। मैं आपको समझा चुका हूं, एक वुमन के सेल में 24 घंटे लगते हैं सेल साइकिल को, हीस्ट में 90 मिनट्स लगते हैं और बैक्टीरिया में 20 मिनट लगे हैं। बट ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है कुछ इस तरह से कि हीस्ट जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है अपने सेल साइकिल से, जो कि 90 मिनट में होता है बेसिकली। अगली लाइन लिखी गई है द इंटरफेस टेक्स मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। मैं आपको समझा चुका हूं, सेल साइकिल के 2 इवेंट है, बेसिकली 2 स्टेप है, पहला इंटरफेज और दूसरा एम फेज, जिसे माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज को मोर देन 95% टाइम लगता है और माइटोटिक फेज को लेस देन 5% टाइम लगता है। आगे हमने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, छोटी सी, सुंदर सी, स्वीट सी, जिसको आप अच्छे से नोट करेंगे। ये है किसी भी सेल साइकिल के स्टेप्स को, स्टेजेस को याद करने की ट्रिक। ट्रिक ये है कि आई प्रे मोर एट टेम्पल्स, मैं मंदिर के अंदर काफी ज्यादा प्रार्थनाएं करता हूं। आई प्रे मोर एट टेम्पल, आई का मतलब है इंटरफेज, प्रे का मतलब है प्रोफेज, मोर का मतलब मेटाफेज, एट का मतलब एनाफेज और टेम्पल का मतलब टीलोफेज। तो ये इस ट्रिक आप याद कर सकते हो इस स्टेजेस को सीक्वेंस में याद करने के लिए। हालांकि ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगी अगर आप बार बार पढ़ते हो और आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और नीट की तैयारी के लिए आप जुनून रखते हो, तो आपको बिना ट्रिक भी याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी पहली बार अगर याद कर रहे हो तो ट्रिक की सहायता से आप इनको सीक्वेंस में याद कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर, प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ आगे समझते हैं इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज के कुछ और भी नाम होते हैं, जैसे प्रिपरेटरी फेज, जैसे रेस्टिंग फेज, जैसे ग्रोथ फेज, जैसे नॉन डिवाइडिंग फेज, जैसे एनर्जी फेज। ये सब मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इंटरफेज को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसमें से पहली कैटेगरी है G1 फेज, जिसका पूरा नाम है गैप पीरियड 1। इसी के कुछ और नाम भी होते हैं, क्योंकि ये माइटोटिक फेज के बाद में आता है इसलिए इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। क्योंकि ये सिंथेटिक फेज के पहले आता है इसलिए इसको प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं ध्यान से समझना। इसके अंदर सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, इसलिए मैक्सिमम ग्रोथ क्या होती है? इसी फेज के अंदर होती है। मैक्सिमम ग्रोथ फेज भी इसे आप बोल सकते हो। इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस बनते हैं। इसके अंदर एमिनो एसिड बनते हैं जिससे कि हिस्टोन प्रोटीन बनाया जा सके। इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल डबल होते हैं, लेकिन प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया डबल नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं ये ऑर्गेनेल कहां पे डबल होते हैं, तो ये G2 फेज के अंदर डबल होते हैं बेसिकली। यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन करना है या नहीं करना है इस बात का डिसीजन भी यही लिया जाता है। यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं, क्रोमोसोम की अपीयरेंस नहीं होती है, ओनली क्रोमेटिन मटेरियल दिखाई देता है। यहाँ पे डीएनए नहीं बनता है, हिस्टोन नहीं बनते हैं और ट्यूबुलिन प्रोटीन भी नहीं बनता है। ये तीनों चीजों का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, जिसको भी हमने नोट करके लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और लाइन समझते हैं एनसीईआरटी की। एस फेज के बारे में लिखा है हमने। एस डिनोट करता है सिंथेसिस वर्ड को। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, बिल्ड करना।
तो यहाँ पे डीएनए को बनाया जाएगा, डीएनए की सिंथेसिस की जाएगी, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन टेक प्लेस लिखा गया है एनसीईआरटी में। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जिस सेल को डिवीजन करना है वो सेल एस फेज में एंटर करेगी और एस फेज में एंटर करते ही डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्रोमेटिन का अमाउंट डबल हो जाएगा। क्रोमेटिन डबल हो रहा है तो हिस्टोन प्रोटीन भी बनेगा और हिस्टोन भी क्या होगा, डबल होगा। ये बातें हम कर चुके हैं पहले भी। यहाँ पे डीएनए का कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो अभी भी क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम तो बना ही नहीं है अभी तक। क्रोमोसोम का नंबर तो एक्चुअली में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी तो क्रोमेटिन प्रेजेंट है। क्रोमोसोम तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा। क्रोमोसोम कब बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा प्रोफेज के अंदर, जो कि एम फेज का एक सब स्टेप है, उसके अंदर क्रोमोसोम बनते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जब है ही नहीं तो उनका नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उनका नंबर जितना पहले था उतना ही अब रहेगा, ना पहले नंबर था ना अब नंबर है। इसलिए ये लाइन भी सही है, क्योंकि पहले भी तो क्रोमोसोम नहीं थे, अब भी नहीं है। पहले भी क्रोमेटिन पड़ा था, अब भी क्रोमेटिन पड़ा है, इसलिए क्रोमोसोम के नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन डीएनए का कंटेंट क्या हो गया है, डबल हो गया है। क्रोमेटिन बड़ा हो गया है, पहले छोटा सा था, अब उसका डबल साइज हो गया है। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर। एक लाइन और लिखिए, एनिमल सेल के अंदर क्योंकि सेंट्रोसोम पाया जाता है तो सेंट्रोसोम के जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी कब डबल होते हैं, इसी एस फेज के अंदर डबल होते हैं। साइटोप्लाज्मिक इवेंट है, ये बताया भी था मैंने डायग्राम में भी। आगे एनसीईआरटी में लिखा गया है G2 के बारे में। G2 को गैप पीरियड सेकंड बोलते हैं। एक बात ध्यान में रखना, ये जो G है ये स्टैंड करता है गैप के लिए और ये स्टैंड करता है ग्रोथ के लिए भी। कुछ किताबें लिखती है इसको गैप पीरियड सेकंड, कुछ किताबें ग्रोथ पीरियड सेकंड भी लिखती है। जैसे हमने पढ़ा था गैप पीरियड 1, उसको ग्रोथ पीरियड 1 भी बोला जा सकता है, इसको ग्रोथ पीरियड सेकंड भी बोला जा सकता है। इसके दूसरे नाम है पोस्ट सिंथेटिक फेज, क्योंकि ये सिंथेटिक फेज के बाद में होता है। इसका नाम है प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि ये माइटोटिक फेज के पहले होता है। इसके अंदर जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जैसे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, उनका डुप्लीकेशन होता है, वो डबल होते हैं। यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन सेंट्रोसोम से निकलेगा। यहाँ से सेंट्रोसोम डबल हो गए हैं तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा। यहाँ पे आरएनए और कुछ अलग प्रकार के प्रोटीन्स भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम तो बनते ही नहीं है। क्रोमोसोम अभी भी नहीं बने हैं, अभी भी यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन ही पड़ा हुआ है। यानी कि डीएनए का नंबर अभी भी डबल नहीं हुआ है। डीएनए का नंबर तो डबल हो गया है, सॉरी, क्रोमोसोम का नंबर अभी भी डबल नहीं हुआ है। क्रोमोसोम का नंबर डबल होगा बाद में। क्रोमोसोम का नंबर यहाँ भी सेम ही है, यानी कि पहले भी क्रोमोसोम नहीं थे और अब भी क्रोमोसोम नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और लाइन समझते हैं एनसीईआरटी की, जो कि क्वाइसेंट स्टेज के बारे में लिखी है, जिसको G0 स्टेट भी बोलते हैं। सम सेल्स इन अडल्ट एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स हैं उनके अंदर कुछ सेल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, कुछ सेल्स डिवीजन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि वो डिवीजन नहीं करते हैं बेसिकली। लाइक हार्ट के सेल, लाइक मसल के सेल, लाइक न्यूरॉन के सेल्स, ये डिवाइड नहीं करते हैं। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली बाय ओकेशनली, और कुछ विशेष ओकेशंस पे, कुछ विशेष समय पर ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और डेथ। देखो जो G0 स्टेट में चला गया है सेल, वो सेल डिवीजन नहीं करता है, वो सेल डिवीजन करता ही नहीं है। लेकिन अगर जरूरत पड़े, अगर कहीं पे इंजरी हो जाए, अगर कहीं के सेल में डेथ हो जाए, सेल मर जाए, तो उनको रिप्लेस करने के लिए ये कभी कभी ओकेशनली डिवीजन भी कर सकते हैं, यानी कि ये वापस सेल साइकिल में एंटर हो सकते हैं। इसलिए ये फेज क्या है, टेम्पररी फेज है, ये बदल भी सकता है, ये टेम्पररी फेज है। अगर ये कभी भी वापस जाते नहीं है तो ये फेज कैसा बन जाता है, ये फेज परमानेंट बन जाता है। तो अगली लाइन लिखिए, ये टेम्पररी परमानेंट दोनों हो सकता है। आगे लिखा गया है, दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G0 फेज टू एंटर इन इनएक्टिव स्टेज। इसको इनएक्टिव स्टेज माना जाता है, क्योंकि यहां सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा। उसी को क्या बोलते हैं, क्वाइसेंट स्टेज बोलते हैं। यहां पे कौन से फेज को छोड़कर आई है सेल, G1 फेज को छोड़ के आई है। सबसे पहले आपको पता है G1 ही होता है, उसके बाद में G2 होता है, उसके बाद में सबसे पहले G1 होता है, उसके बाद S होता है, उसके बाद होता है G2, उसके बाद होता है M फेज। अगर किसी सेल को सेल डिवीजन नहीं करना
तो वो G1 के बाद कहां पे चला जाता है, G0 में चला जाता है। यानी कि G1 फेज से किस में आते हैं सेल्स, G0 फेज में आते हैं। किसको छोड़ के आते हैं, G1 फेज को छोड़ के आते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सेल्स इन दीज स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये जो सेल्स होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, वापस भी डिवीजन कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है ग्रोथ करना, वर्धिक होना, बड़ा होना बेसिकली, अनलेस नॉट रिक्वायर्ड। जब तक जरूरत नहीं है ये सेल्स वापस डिवीजन नहीं करते हैं, प्रोलिफरेट नहीं करते हैं। एक बार फिर से सुन लो G0 स्टेट के बारे में। यहां पर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो डिवीजन नहीं करते हैं, वो केवल एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, इसलिए वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अगर जरूरत पड़ी तो ये सेल डिवीजन भी कर सकते हैं, इस स्टेज को वापस छोड़ सकते हैं। इसलिए ये जो स्टेज है क्वाइट स्टेज, ये टेम्परेरी भी है और ये परमानेंट भी हो सकती है। उसके अलावा यहां पर अगर कोई इंजर्ड सेल है, किसी सेल की डेथ हो गई, तब इनको वापस सेल साइकिल में बुलाया जाता है। और ऐसे सेल जो G0 के अंदर प्रेजेंट है और जो वापस G1 के अंदर जा सकते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमा बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे टिश्यू चैप्टर के अंदर कि पैरेनकाइमा ही वो सेल है जो इस G0 स्टेज से वापस किस में चले जाते हैं, G1 में चले जाते हैं। इस घटना को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। G1 से G0 में जाना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। लेकिन अगर इस G0 से वापस कोई सेल G1 में आ रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन इस प्रोसेस का नाम है। ऐसी प्रोसेस जिसमें सेल जो है वो सेल डिवीजन को छोड़ रहा है और मेटाबॉलिकली एक्टिव रह के कोई फंक्शन कर रहा है, उसी का नाम है डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन का उल्टा हो रहा है, यानी कि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव वे फंक्शन कर रहे हैं वो वापस सेल डिवीजन में एंटर कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस का नाम क्या है, डी डिफरेंशिएशन नाम है। तो इसी प्रोसेस को हम और पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन को टिश्यू चैप्टर के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना सेल डिवीजन चैप्टर आपको समझ में आया है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन एंड गुड बाय।